बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 263 मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर मैंने अगली हिस्से में मौजूद साहिल और मीर बख्श को गाड़ी से नीचे उतरने का इशारा कर दिया। नीलगिरी के कहने के मुताबिक कराची की हुदूद में दाखिल होते ही वो दोनों यके बाद दीगरे बेदार हो गए थे। लैंड क्रूजर जगह की तब्दीली और ड्राइविंग सीट पर मौजूद मंगल सिंह को देखकर उनके चेहरे हैरत और इस्तेजाब का मरकज बन गए थे। लेकिन मेरी मखसूस संजीदगी ने उन्हें बावर करवा दिया कि उन्हें ताज़ा तरीन सूरती हालात के बारे में फिलफोर कोई सवाल नहीं करना था। मैं बैक व्यू मिरर में गाए बगाए उनके चेहरों का जायजा लेता रहा। मुझे उनकी आंखों में लातादाद सवालात करवटें लेते हुए दिखाई दिए। एक आध मरतबा साहिल ने जबान खोलने की कोशिश की तो मैंने उसे इशारे से मना कर दिया। उसके बाद वो चुप साध कर बैठ गई। साहिल और मीर बख्श लैंड क्रूजर से नीचे उतर चुके तो मैंने भी अपनी साइड के दरवाजे पर हाथ रख दिया। फिर इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर आता, मंगल सिंह की आवाज ने मुझे रोक लिया। साईं, ये तो लेते जाएं। वो नहायत ही मोदब लहजे में बोला। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसके हाथ में नोटों की एक गड्डी थी। मैंने उसके आगे बढ़े हुए हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये नोट कैसे हैं मंगल सिंह? ये वो रकम है जो मेरे हिस्से में आई थी। उसने बताया, आधी रकम मैंने गंडा सिंह को दे दी है। मैंने कहा, मगर तुम ये रकम मुझे क्यों दे रहे हो? उस पुरस्कार हस्ती का हुक्म है, वो धीरे से बोला। उसने मुझे वादा किया है कि वापसी पर ये रकम वो मुझे दे देगी। मंगल सिंह का इशारा नीलगिरी की तरफ था। हमें वडेरा अकबर सोमरू की पेजेरों से जो 50,000 रुपए मिले थे काजी सुल्तान के पास रह गए थे। इस वक्त हम बिल्कुल खाली हाथ थे। नीलगिरी ने हमारे लिए एक माकूल रकम का बंदोबस्त भी कर दिया था। मंगल सिंह ने रेलवे क्रॉसिंग पर अपनी निजात के बदले मुझे 1 लाख रुपए की ऑफर की थी। तब ये रकम मैंने उसे वापस लौटा दी थी। उसका आधा हिस्सा यानी पूरे 50,000 रुपए नीलगिरी ने हमारी रकम का हिसाब बराबर कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि वापसी पर वो मंगल सिंह का नुकसान भी पूरा कर देगी, बल्कि इसे कुछ ज्यादा भी दे देगी। मैंने मंगल सिंह के हाथ से 50,000 रुपए की इस्तेमाल शुदा नोट लेकर अपनी हिप पॉकेट में रख लिए और उससे मुखातिब होते हुए कहा, मंगल सिंह, वो पुरस्कार हस्ती बहुत ताकतवर और बा इख्तियार है। उससे रहनुमाई जरूर लेना। अगर वो तुम्हें कुछ अता करने पर आ जाए तो शर्म और झिझक में अपना नुकसान ना कर बैठना। तुम्हें उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं। आपको तो अंदाजा है ना साईं, वो मानी खेज अंदाज में बोला। मैंने भी जवाबन वही अंदाज इख्तियार करते हुए इस बात में सर हिला दिया। मंगल सिंह लैंड क्रूजर के साथ वहां से रुखसत हुआ तो उन दोनों ने मुझे घेर लिया। मीर बख्श ने तो कदरे तहम्मुल का मुजाहरा किया, मगर साहिल की जबान किसी तेज रफ्तार ट्रेन की मानंद चलने लगी। उसने जगह बाद दीगरे मेरे सामने सवालात का अंबार लगा दिया। यही सवालात मीर बख्श की आंखों में भी बचल रहे थे, मगर उसने बेसब्री नहीं दिखाई। मैंने हाथ के इशारे से साहिल की जबान को ब्रेक लगाए और ठहरे हुए लहजे में कहा, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। चलो कहीं आरामदेह जगह पर जाकर बैठते हैं। साहिल इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए बोली, इस मकसद के लिए वो होटल मुनासिब रहेगा। उसके साथ ही उसने एक बुलंदो बाला ब्राउन कलर होटल की जानिब इशारा किया। वो एक माकूल सूरत और मयारी दिखाई देने वाला होटल था। अंदर का हाल अंदर पहुंचने के बाद ही मालूम हो सकता था। बहरहाल वो कुर्बो जवार में मौजूद होटलों में सबसे ज्यादा साफ सुथरा और पुरकशिश होटल था। साहिल की तजवीज से मीर बख्श ने भी इत्तफाक किया। साहिल ठीक कह रही है साईं, ये होटल बड़ा मयारी है। नाश्ता भी करेंगी और बातचीत भी होगी। आपकी जात के हवाले से मेरे जहन में भी बहुत से सवाल शोर मचा रहे हैं। मैंने कहा, ये सब कुछ तो होता ही रहेगा, इससे पहले एक जरूरी काम करना है। कौन सा काम वैदान? साहिल ने पूछा। वो दोनों अभी तक इस राज से वाकिफ नहीं थे कि हम रेलवे स्टेशन किस मकसद के तहत आए हैं। उन्हें बूटा सिंह डायरी और चौधरी नवाजिश के बंदों की कहानी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो तो अपनी बेखबरी में काजी सुल्तान की हवेली से लैंड क्रूजर में लाए गए थे और नींद की हालत में कराची तक पहुंच चुके थे। मैंने साहिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम इस वक्त रेलवे स्टेशन के करीब खड़े हैं और यहाँ इसलिए आए हैं कि 11 बजे वाली ट्रेन से मेरा एक दरीना खैर ख्वाह यहाँ पहुंचने वाला है। हमें उसका इस्तकबाल करना है। मीर बख्श ने कहा, 11 बजने में तो अभी 1 घंटा बाकी है साईं। हमें से किसी के पास घड़ी नहीं थी। ताम यहाँ पहुंचते ही मैंने मंगल सिंह से वक्त के बारे में इस्तफसार किया तो उसने एक राहगीर से मालूम करके मुझे वक्त बता दिया। उस राहगीर ने हैरत से मंगल सिंह को देखा भी था। शायद उसकी हैरत की वजह यह हो कि कीमती लैंड क्रूजर में बैठे हुए शख्स के पास घड़ी भी नहीं है। मैंने मीर बख्श की तरफ देखते हुए कहा, हमें पहले स्टेशन के अंदर जाकर ट्रेन की आमद के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर लेना चाहिए, फिर कहीं बैठ कर नाश्ता और गपशप करते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? मीर बख्श ने कहा, मैं 2 मिनट में मालूम करके आ जाता हूँ। आप मुझे ट्रेन का नाम बताएं। ट्रेन का नाम तो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, बस इतना जानता हूँ कि वो 11 बजे इस स्टेशन पर पहुंचेगी और मैं जिस मुसाफिर को लेने आया हूँ वो लाहौर से आ रहा है। बस इतना ही काफी है। मीर बख्श ने कहा, उसे पता चल जाएगा। वैसे साईं, हमारे मुल्क में कभी इत्तफाक से ही ट्रेन वक्त पर पहुंच जाती है, वरना घंटा 2 घंटा ताखीर तो आम सी बात है। मैंने कहा, तुम मालूम करके तो आओ। जाने से पहले वो कुछ सोचने लगा, फिर बोला, साईं, आपको जिस ट्रेन का इंतजार है वो इसी स्टेशन पर आएगी ना? क्यों, क्या इसके अलावा भी कोई स्टेशन है? ये कैंट स्टेशन है साईं। उसने कहा, कराची में इसके अलावा एक और स्टेशन भी है जो सिटी स्टेशन कहलाता है। लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने पूछा, लेकिन क्या? मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वो माथे पर हाथ मारते हुए बोला, किसी भी ट्रेन का आखिरी स्टेशन कैंट हो या सिटी, पर वो पहले कैंट स्टेशन पर ही रुकेगी। यहाँ से गुजरने के बाद ही वो सिटी स्टेशन पहुंचेगी।
बात खत्म करते ही वो सड़क अबूर करके स्टेशन की जानिब बढ़ गया। मंगल सिंह ने हमें अगर कैंट स्टेशन पहुंचाया था तो फिर ये बात यकीनी थी कि बूटा सिंह इसी स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाला था। वो सब कुछ नीलगिरी की हिदायत पर कर रहा था और नीलगिरी बखूबी जानती थी कि हमें कहाँ पहुंचाया जाए। 5 मिनट बाद मीर बख्श वापस आ गया और उसने बताया साईं 11 बजे यहाँ पहुंचने वाली ट्रेन का नाम तेजगाम एक्सप्रेस है। वो दरअसल पाकिस्तान के एक शुमाली जिला रावलपिंडी से चलती है और लाहौर से होते हुए कराची पहुंचती है, यानी यहीं कैंट स्टेशन पर। मैंने पूछा उसकी आमद की क्या सूरत हाल है। वो 1 घंटा लेट है साईं, यानी यहाँ वो 12 बजे पहुंचेगी, अगर मजीद लेट ना हुई तो। मीर बख्श ने कहा। मुझे बताया गया कि इस वक्त वो हैदराबाद के स्टेशन पर खड़ी है। हैदराबाद से कराची तक 2 घंटे का रन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कम अज कम 2 घंटे हैं, साहिल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इसी दौरान में हम खूब तगड़ा नाश्ता और ढेर सारी बातें कर सकते हैं। हम तीनों उसी होटल की जानिब बढ़ गए जिसका इंतखाब हम थोड़ी देर पहले कर चुके थे। हम सीधे होटल के डाइनिंग हॉल में जा पहुंचे। हॉल में इस वक्त ज्यादा रश नहीं था, बस इक्का दुक्का मेजों पर ही लोग नजर आ रहे थे। हमने हॉल के कोने में बिछी एक मेज का इंतखाब किया। डाइनिंग हॉल साफ सुथरा और जाज़ब नजर था। जब तक हमारे लिए नाश्ता सर्व किया जाता हम बारी बारी वॉशरूम से हो आए थे। नाश्ता शुरू करने से पहले हम पूरी तरह फ्रेश हो गए थे। मैं काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि साहिल और बीर बख्श को हकीकत हाल से आगाह कर दूं। वो दोनों मेरे करीबी और जान निसार साथी थे। इन्हें बानों से बहलाना मुनासिब नहीं था और गुज़िश्ता रात हालत बेखबरी में इनके साथ जो कुछ हो चुका था उसके बाद तो वो बहानों से बैलने वाले बिल्कुल ना थे। साहिल मेरे एतमाद पर पूरी उतरी थी और मैं उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था। बीर बख्श भी गुज़िश्ता रोज से कई बार आजमाइशी मरलों से गुजर चुका था, लिहाजा उसे भी अपने बारे में खुलकर बताने में कोई हर्ज न था। साहिल नीलगिरी के बारे में बहुत कुछ जानती थी, ताहम वो मेरे और नीलगिरी के दरमियान ताल्लुक से वाकिफ न थी और ना ही उसे फिलहाल इस ताल्लुक से वाकिफ होना चाहिए था। अलबत्ता वो सोने के राज के बारे में भी जानती थी। मैंने नाश्ते से फारिग होते उन दोनों को ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तफसीलन बता दिया। साहिल खामोशी और संजीदगी से सुनती रही, लेकिन बीर बख्श के चेहरे पर हैरतों का बेला सा लग गया था। मैंने अपनी बात खत्म की तो वो लरजती हुई आवाज में बोला, साईं आप आखिर क्या चीज हो? मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, मैंने सादगी से कहा। वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, नहीं साईं, अल्लाह साईं की कसम आप जो सामने हो उससे 1000 गुना छुपे हुए हो। पहले आपका मार्शल आर्ट्स और ची की कुव्वत ही कम हैरान करने वाली नहीं थी, अब नीलगिरी जैसी पुरस्कार शक्ति से आपका राब्ता तो पागल कर देने वाला है। मगर तुम पागल ना हो जाना मीर बख्श, साहिल ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। ये एक म्यारी होटल है, अगर यहाँ तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मजबूरन तुम्हें किसी दिमागी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ेगा। क्या तुम फैजान को छोड़कर किसी हॉस्पिटल में रहना पसंद करोगे? हरगिज नहीं, उसने कतियत से नफी में गर्दन हिलाई। मैं इतने अजीम इंसान का साथ छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी आखिरी सांस तक वैदान साईं के कदमों में। वो जरा सा अटका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरा मतलब है अब हमारी जिंदगी भर का साथ है। उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया था। साहिल ने कहा, इस जिंदगी भर के साथ को निभाने के लिए जरूरी है कि अपने दिमाग को काबू में रखो। कुछ देर तक हमारे दरमियान हालाते खतरा के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर मीर बख्श ने पूछा, साईं आप तो बूटा सिंह को पहचानते नहीं हो, जबकि आपके दुश्मनों को उसके उलिये से आगाह कर दिया गया है। अगर वो खामोशी से उसे ले उड़े तो फिर क्या होगा? हाँ ये मसला तो है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। साहिल बोली, हमें जल्द अज जल्द रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए ताकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों की निगरानी कर सके। मुमकिन है हमें वहाँ कुछ मशकूक चेहरे नजर आ जाएं। बूटा सिंह ने डायरी हासिल करने के लिए आने वाले चौधरी नवाजिश के बंदे यकीनन प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे। हम एक एक शख्स की हरकत और सकनात का जायजा लेंगे। चौधरी के बंदे हमसे पोशीदा नहीं रह सकेंगे। साहिल की तजवीज़ काबिल अमल और माकूल थी। चौधरी नवाज अली के बंदे कोई आम इस्तकबाली नहीं थे, उन्हें एक नायत ही आम शख्स बूटा सिंह की सरकोबी के लिए भेजा गया था, लिहाजा उनकी हरकत और सकनात आम लोगों से मुख्तलिफ होना लाजमी था। अगर हम वहाँ मौजूद अफराद को बारीक बीनी से वाच करते तो हौसला अफजा नताइज बरामद हो सकते थे। मैंने कहा, साहिल हम यहाँ से उठकर सीधे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है रेलवे स्टेशन पर कोई हंगामा आराई नहीं होगी। दोनों ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अपनी निगरानी पर बूटा सिंह को रेलवे स्टेशन से बाहर आने का मौका देंगे। स्टेशन से गार्डन जाते हुए रास्ते में वो उसे घेरने की कोशिश करेंगे। बूटा सिंह बस या रिक्शा टैक्सी में सफर करेगा, वो बाआसानी उनका ताकुब कर सकते हैं। स्टेशन जैसे बड़े पूरे मुकाम पर वो किसी गैर कानूनी कार्रवाई का रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? साहिल ने इस्तफसार किया। हमें फौरी तौर पर तो प्लेटफॉर्म पर पहुंचना चाहिए, मैंने कहा। आइंदा कल्ला ये अमल वहाँ की सूरत को देखते हुए हंगामी तौर पर तय कर लेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि बूटा सिंह को ट्रेप करने के लिए वहाँ आने वाले अफराद को हम ट्रेस कर लें। उसके बाद तमाम मरले आसान हो जाएंगे। ठीक है, डन, साहिल ने कहा, यही फाइनल है। हम तीनों उठकर खड़े हो गए। इससे कबल मैंने वेटर को बुलाकर बिल अदा कर दिया। होटल से बाहर आने के बाद बीर बख्श ने कहा, साईं इस वक्त हम तीनों निहत्ते हैं, हमारी पास कम अज कम एक आध रिवाल्वर तो जरूर होना चाहिए, मगर फौरी तौर पर गन कहाँ से आएगी? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। अगरचे मैं अपने पास किसी किस्म का असला रखने के हक में नहीं था, तब मीर बख्श का कहना दुरुस्त भी था।
उसके पास कोई ना कोई हथियार होना चाहिए था। मीर बख्श ने मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा, साईं हमारे पास अच्छी खासी रकम मौजूद है, अगर आपकी इजाजत हो तो 15-20 मिनट में किसी हथियार का बंदोबस्त मैं कर सकता हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा, क्या वाकई? जी साईं, वो मानी खेज अंदाज में बोला। यहाँ तो पैसा फेंक तमाशा देख का कानून चलता है। मैंने बेयकीनी से उसे देखा और पूछा, फौरी तौर पर एक रिवाल्वर कितने में मिल जाएगा? मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि पूरी दुनिया में असला और गैर मुल्की करेंसी का खुफिया लेन देन होता है, और अगर आपकी जेब में रकम हो तो आप हर शय हासिल कर सकते हैं। मेरी बेयकीनी का सबब शायद ये था कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता होगा। बहरहाल पाकिस्तान भी इसी दुनिया में था और दुनिया के हर मुल्क में गैर कानूनी कामों का एक कायदा एक ही जैसा था। मीर बख्श ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, साईं मेरा ख्याल है 2000 के अंदर अंदर एक अच्छा देसी रिवाल्वर मिल जाना चाहिए। मैंने 3000 के नोट गिनकर उसके हवाले किए और टैक्सी स्टैंड की जानिब इशारा करते हुए कहा, हम उस दरख्त के नीचे खड़े हैं, तुम यूं जाओ और यूं आओ। फिर मैंने बाएं हाथ से चुटकी बजाई। मीर बख्श के जाने के बाद मैं साहिल के करीब टैक्सी स्टैंड की जानिब रवाना हो गया। इस तरह में खास मकसद से जा रहा था। मैं इफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर एक टैक्सी को एंगेज करना चाहता था। पता नहीं किस वक्त कैसे हालात पेश आ जाते। अगर हमें उन लोगों के ताक़ुब की ज़रूरत पेश आई तो पहले से हमारे पास सवारी का बंदोबस्त होना चाहिए था। मैं एक येलो कैब के पास पहुंचा। टैक्सी का ड्राइवर अंदर मौजूद था। वो एक नई और बड़े साइज की टैक्सी थी। ताक़ुब के नुक्ते नज़र से ये नहायत ही मौजूद सवारी साबित हो सकती थी। ड्राइवर भी जवान और सेहतमंद था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी टैक्सी खाली है? मैं तेज गांव के लिए यहाँ आया था मगर वो तो 1 घंटा लेट है। उसने बताया, आपको कहाँ जाना है? फिलहाल तो हमें कहीं नहीं जाना। मैंने कहा, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, हमारा एक मेहमान तेज गांव से आने वाला है, मगर मैं तो 1 घंटा यहाँ जाया नहीं कर सकता। उस वक्त में 100 रुपए का धंधा ही तो हो जाएगा। ड्राइवर ने कहा, मैं तो स्टैंड से टैक्सी निकाल रहा हूँ। उसकी टैक्सी स्टैंड में ऐसी जगह लगी हुई थी जहाँ से स्टेशन की इमारत का खुरूज बहुत नजदीक था। हमारे लिए वो टैक्सी आइडियल की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। मैंने ड्राइवर से कहा, अगर मैं शाम तक के लिए तुम्हारी टैक्सी हासिल करना चाहूँ तो तुम कितना किराया लोगे? उसने 800 रुपए बताए। थोड़ी बार गिनने के बाद वो 500 रुपए पर राजी हो गया। तब हमारे दरमियान 11 से 5 बजे का वक्त तय हुआ। मैंने 200 रुपए उसे एडवांस दे दिए और कहा, तुम इसी जगह हमारा इंतजार करो, हम किसी वक्त भी तुम्हारी टैक्सी में आ बैठेंगे। बाकी के 300 रुपए तुम्हें शाम 5 बजे मिलेंगे, ठीक है? उसके लिए इतराज की कोई गुंजाइश ना थी। मैं साहिल के साथ वापस दरख्त के नीचे आन खड़ा हुआ। थोड़ी देर में मीर बख्श भी आ गए। उसके चेहरे के तासरात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। मैंने पूछा, कितने में बात बनी है? उसने धीमे लहजे में बताया, साईं 2000 में काम बन गया। 32 बोर का देसी 7 का रिवाल्वर मिला है। मैंने उसे अपने नेफे में लगा रखा है, हथियार पूरी तरह लोड है। हम मुतमईन अंदाज में टैक्सी स्टैंड से बाहर निकल आए। मीर बख्श ने कहा, आप दोनों सामने से अंदर दाखिल होंगे और मैं घूम कर पीछे आऊंगा। वो क्यों मीर बख्श? मैंने पूछा। वो बोला, ट्रेन की आमद से कबल और रुखसत होने से पहले जो अफराद प्लेटफॉर्म में दाखिल होते हैं, गेट पर उनकी चेकिंग की जाती है। मखसूस साइंसी आले की मदद से मालूम किया जाता है कि आया उनके पास कोई आतिशी असला तो नहीं। अलबत्ता वापसी पर इतनी अफरा तफरी होती है कि चेकिंग नामुमकिन होकर रह जाती है। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका और बात जारी रखते हुए बोला, स्टेशन की इमारत के नजदीक एक रेलवे फाटक है, मैं वहां से पटरी पटरी चलते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाऊंगा। आप लोग 3 टिकट लेकर प्लेटफॉर्म के सामने से अंदर आ जाएं। मैं उस वाले स्टेशन की इमारत के अंदर दाखिल हो गए। एक विंडो से मैंने 3 प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे और साहिल के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। तीसरा टिकट मैंने एहतियातन मीर बख्श के लिए खरीदा था। इस वक्त ठीक 11 बजे थे। प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी चहल पहल थी। पाकिस्तान का कोई भी प्लेटफॉर्म देखने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। थोड़ी देर में मीर बख्श भी हमारे पास पहुंच गया। मैंने उसे टैक्सी के इंतजाम के बारे में बताया तो वो तशवीशनाक लहजे में बोला, साईं कहीं ऐसा ना हो कि टैक्सी वाला 200 रुपए लेकर ही फरार हो जाए। उसकी तशवीश बजा थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो टैक्सी ड्राइवर भरोसे का बंदा लगा था। मैंने कहा, मेरा ख्याल है वो पूरी दयानतदारी से हमारा इंतजार करेगा। साईं अगर आप कह रहे हैं तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं। वो अकीदत भरे लहजे में बोला, मैं तो आपको पीर साईं मान गया हूँ, आज से आप मेरे मुर्शद साईं हैं। वो पटरी से उतरने वाला था। मैंने जल्दी से कहा, मीर बख्श अब हमें अपने काम में मसरूफ हो जाना चाहिए। वो खामोश होकर इस बात में सर हिलाने लगा। हमने साहिल को प्लेटफॉर्म के बस में खड़ा कर दिया और वहां से मुकामी गेट नजदीक था। जिस समय से ट्रेन को प्लेटफॉर्म में दाखिल होना था उस तरफ की निगरानी मैंने अपने जिम्मे ले ली, जबकि दूसरी जानिब मैंने मीर बख्श की ड्यूटी लगा दी। हम एक एक फर्द को तनकीदी नजर से देखते। अगर हमें किसी पर जरा सा भी शुबा हो जाता और 2 अफराद को सरगोशी की सूरत बात करते देखते तो हम गैर महसूस तौर पर उनके करीब पहुंचकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते। वक्फे वक्फे से हम साहिल से भी बातचीत कर रहे थे। 11:30 बजे हमें पहली कामयाबी हासिल हुई। मीर बख्श ने मेरे पास आकर बताया, वजदान साईं मैंने चौधरी नवाजिश के बंदों का खोज लगा लिया है। यह ऐसी इतला थी कि मैं चौंक उठा। वो चाय के एक स्टॉल की जानिब इशारा करते हुए बोला, वहाँ जो अफराद खड़े हैं मैंने छुप कर उनकी बातें सुनी हैं। वो नायत ही धीमी आवाज और एहतियाती अंदाज में बूटा सिंह के बारे में कुछ कह रहे थे। तस्दीक के लिए आप भी एक ट्राई मार लें। मैंने इस बात में सारी लाया और खामोशी से चाय वाले उस स्टॉल की जानिब बढ़ गया जिसका जिक्र मीर बख्श ने किया था। मैंने स्टॉल से 1 कप चाय का हासिल किया और उन 2 अफराद के नजदीक खड़े होकर चाय की चुस्कियां लेने लगा।
वो दोनों भी चाय पी रहे थे। मैं बज़ाहिर उनकी तरफ से बेनियाज खड़ा था, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो उन पर लगी हुई थी। मीर बख्श की इतला 100% दुरुस्त साबित हुई। वो दोनों चौधरी ही के आदमी थे और इस वक्त उनके दरमियान बूटा सिंह जेरे बहस था। वो ट्रेन के लेट होने पर बरहमी का इजहार कर रहे थे। मैं तस्दीक कर चुका तो उनसे थोड़े फासले पर चला गया, फिर बगौर उनका जायजा लेने लगा। उनमें से एक की उम्र 40 के करीब होगी। वो मियाने कद का एक फरबा शख्स था। उसने कलफदार शलवार सूट पहन रखा था। उसके साथी की उम्र लगभग 30 साल रही होगी। वो दराज कामत और मुतनासिब जिस्म का मालिक था। उसने ब्लैक पैंट पर ब्लू शर्ट पहन रखी थी। अगर हम उन दोनों को नजर में रखते तो बूटा सिंह तक रसाई मुमकिन थी। मीर बख्श मेरे नजदीक आ गया। साहिल हमारी कारकर्दगी को देख रही थी। उसने फौरन महसूस कर लिया कि हम किसी सुराग तक पहुंच गए हैं। वो भी ऐसे ऐसे कदमों से चलते हुए हमारे पास आ गई। जब हमने उसे अपनी कामयाबी के बारे में बताया तो उसका चेहरा खिल उठा। मैंने मीर बख्श से पूछा, क्या तेजगाम एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म पर लगेगी जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं? हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद थे। ये गेट के साथ ही था। इसके अलावा भी मुझे 5-6 मजीद प्लेटफॉर्म नजर आ रहे थे। मीर बख्श ने बताया, साईं, कबल अज वक्त इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो ट्रेन की सूरत हाल और चाल देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका मतलब है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी लग सकती है। इस बात का कभी इम्कान है। मैं सोच में पड़ गया। खामिशी दौरान में उन 2 अफराद को मुसलसल अपनी निगाह में रखे हुए थे। वो हमारे गाइड की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। कुछ देर गौर व फिक्र करने के बाद मैंने कहा, अगर तो ट्रेन इसी प्लेटफार्म पर लगती है तो ठीक, और अगर वो किसी दूसरे प्लेटफार्म पर रुकती है तो उसी सूरत में साहिल यहीं गेट के पास मौजूद रहेगी। हम दोनों उन दोनों के ताकुब में बूटा सिंह के पास पहुंचेंगे, फिर वापसी में साहिल को साथ लेकर निकल जाएंगे। तुम दोनों का क्या ख्याल है? उन्होंने मेरे ख्याल से इत्तफाक किया। मैंने मीर बख्श से कहा, अब हम दोनों बारी बारी थोड़ी थोड़ी वक्फे से चौधरी नवाजिश के आदमियों की निगरानी करेंगे और एक दूसरे से ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे। फिर मैंने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, तुम वहीं गेट के नजदीक चली जाओ और हर मुमकिन हद तक हमें अपनी निगाह में रखने की कोशिश करो, ताकि अगर हम किसी मौके पर तुम्हें मिस कर दें तो तुम हम तक पहुंच सको। तयशुदा प्रोग्राम के तहत हमने अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली और तेजगाम एक्सप्रेस का इंतजार करने लगे। वो तेजगाम जो अपने मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा लेट थी, पता नहीं उसके गांव में कौन सा कांटा चुभ गया था। थकनजदा तेजगाम ने प्लेटफार्म नंबर 4 पर रुककर एक तवील सांस ली। चौधरी के बंदों ने चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखा और ब्रिज की सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। इस ब्रिज के जरिए प्लेटफार्म नंबर 4 तक पहुंचा जा सकता था। मैंने साहिल को हाई अलर्ट रहने का इशारा किया और मीर बख्श के साथ उन दोनों के ताकुब में कदम उठाने लगा। हमारे दरमियान सिर्फ 2 कदम का फासला था। वहाँ इस कदर रश था कि उन्हें अपने ताकुब का एहसास नहीं हो सकता था। हम चारों आगे पीछे तेज गांव तक पहुंचे। वो दोनों शिकारी निगाहों से बूटा सिंह को ढूंढ रहे थे और हमने उन पर निगाह रखी हुई थी। 5 मिनट के अंदर अंदर उनकी तलाश खत्म हो गई। ट्रेन से बाहर आने वाले एक अधेड़ उम्र शख्स को देखकर उन दोनों ने बारीखेज नजरों से एक दूसरे को देखा और इस बात में सर हिला दिया, गोया वो बूटा सिंह को पहचान गए थे। उनके चेहरों को इत्मीनान जाहिर कर रहा था कि वो अपने मतलूबा बंदे को पाने में कामयाब हो गए हैं। मीर बख्श ने मेरे कान के नजदीक सरगोशी की, साईं, यही शख्स बूटा सिंह हो सकता है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। अधेड़ उम्र बूटा सिंह ने करीम कलर पतलून पर चेकदार शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक सफरी बैग नजर आ रहा था। इसके सिवा उसके पास कोई और सामान ना था। वो अपने चेहरे से खासा हिरासा दिखाई देता था। चौधरी के बंदों ने बूटा सिंह को अपने दरमियान रख लिया। प्लेटफार्म पर हद से ज्यादा रश था, इसलिए बूटा सिंह को किसी गड़बड़ का एहसास नहीं हो सकता था। हम उनसे 2 कदम पीछे चल रहे थे। मीर बख्श ने मेरे साथ चलते हुए सरगोशियाना अंदाज में पूछा, साईं, क्या इरादा है? अगर आपका हुक्म हो तो मैं बूटा सिंह का बैग उचक कर दौड़ लगा देता हूँ। वो कीमती डायरी यकीनन इसी बैग में होगी। मैं जैसे प्लेटफार्म पर पहुंचा हूँ ऐसे ही कोई चोर रास्ता इख्तियार करके बाहर भी निकल जाऊंगा। आप दोनों टैक्सी में पहुंच जाना, मैं बाद में आपके साथ आ मिलूंगा। यहाँ इस कदर रश हो रहा है कि चौधरी के बंदे मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। इस वक्त हम ब्रिज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मैंने मीर बख्श की बात के जवाब में कहा, मैं मानता हूँ वो इस रश में तुम्हें छापने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, मगर इस सूरत में बूटा सिंह की जान खतरे में आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे उस मोहसिन को कोई नुकसान पहुंचे। फिर यह भी जरूरी नहीं कि वो डायरी उसी बैग में हो। हाँ, ये जरूरी नहीं। मीर बख्श ने ताइदी अंदाज में सारी लाया। मैंने कहा, चौधरी के बंदे नाइस शराफत का मुजाहरा करते हुए बूटा सिंह को अपने साथ ले जा रहे हैं। इसका मतलब है वो यहाँ कोई हंगामा आराई नहीं चाहते। हमें भी स्टेशन की इमारत से बाहर निकलने के बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। मीर बख्श मेरी दलील से कायल हो गया। थोड़ी देर बाद हम उस गेट के पास पहुंच गए जहाँ से मुसाफिर बाहर निकल रहे थे। गेट पर 2 टिकट चेकर मुसाफिरों के टिकट चेक करके उन्हें जाने की इजाजत दे रहे थे। हजूम इस कदर था कि इक्का दुक्का अफराद चेकिंग किए बगैर भी निकल रहे थे। हमारे पास प्लेटफार्म के टिकट मौजूद थे, इसलिए हमें इस गेट से गुजरने के लिए किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। हम जैसे बूटा सिंह और चौधरी नवाजिश के बंदों के पीछे प्लेटफार्म से बाहर आए, मैंने एक बात खास तौर पर नोट की। कलफदार सूट में मलबूस फरबा इंदाम शख्स ने अपनी कमीज की साइड पॉकेट में हाथ डाला और हाथ को जेब के अंदर ही रखते हुए उसने बूटा सिंह के पहलू से लगा दिया। उसके साथ ही वो अपना चेहरा बूटा सिंह के कान के करीब ले गया।
मैं पलक झपकने में समझ गया कि वहाँ क्या कार्रवाई हो रही थी। यकीनी तौर पर उस फरबे शख्स ने बूटा सिंह के कान में सरगोशी की होगी कि वो इस वक्त उनके गन पॉइंट पर है, लिहाजा शराफत से उनके साथ चलता रहे। बूटा सिंह के चेहरे के तासरात मेरे अंदाजे की गवाही दे रहे थे। मीर बख्श भी सूरत हालात को भांप के तशवीशनाक लहजे में बोला, साईं, बंदा हाथ से निकला जा रहा है।